नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, भारत के अंदर राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और कांग्रेस इस समय शायद पिछले कई वर्षों के अंदर देखा जाए तो सबसे आक्रामक रूप के अंदर नजर आ रही है। दूसरी बात, कल सुबह नई पार्लियामेंट का उद्घाटन है और वहां पर पूजा विधि विधान से उसका उद्घाटन होगा, लेकिन साथ में शायद सर्व धर्म जो एक प्रार्थनाएं होती हैं वो भी होंगी उसमें, सिख धर्म की, बौद्ध धर्म की, इस्लाम धर्म की और बाकी धर्मों की। ये सुनने में आया है, अभी मेरे पास पूरी कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन चूंकि अगर सिर्फ वहां पर हिंदू पूजा पाठ होता तो उस पर आपत्तियां आ सकती थी एक सेकुलर नेशन होने के नाते। बहुत सारी कंट्रोवर्सी है पार्लियामेंट के उद्घाटन पर, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार जब अपना मन, या फिर ये कहा जाए मोदी जब अपना मन बना लेते हैं तो फिर उसको बदलते नहीं है, चाहे उसका जितना बड़ा क्रिटिसिज्म क्यों ना हो। एक किस्म से देखा जाए तो मैं अब ये समझ के चल रहा हूं कि भारत के नए राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति नहीं है, मोदी जी हैं। संविधान भी वो संविधान नहीं है जो बाबा साहब का है, संविधान भी मोदी संविधान है, क्योंकि अदालतें हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वहां पर वही काम होते हैं जिसे मोदी जी चाहते हैं। बिना किसी प्रोसेस के एक व्यक्ति, विमल पटेल, जिसका अगर मुझे नाम सही याद आता है तो, जो आर्किटेक्ट हैं, उनको चुन लिया जाता है, जो कि गुजरात से हैं। कोई टेंडर नहीं मंगाया जाता, भारत के बाकी आर्किटेक्ट्स को भी चुना नहीं जाता ताकि सबकी सलाह ली जाए कि कौन सा डिजाइन हो सकता है, और टेंडर भी ऐसे ही दे दिया जाता है एक ही शायद पार्टी को, शायद एलएनटी था उसके अंदर। एलएनटी की काबिलियत के ऊपर हमें शक नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस समय कोरोना काल के अंदर कोई भी प्रोसेस निभाया नहीं गया और किसी ने चैलेंज भी नहीं किया कि इतने बड़े काम के लिए कोई सलाह ली जाए, कोई टेंडर फ्लोट किए जाए, आर्किटेक्ट्स को बुलावा किया जाए, इवन अलग अलग डिजाइन मंगाए जाए पार्लियामेंट के। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों के लिए डिजाइन मंगाए जाते हैं। जब रुपये का सिंबल बनाना था तो हमने डिजाइन, आमंत्रण के अंदर हर चीज जो है मोनोपोली हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी भारत के नए राष्ट्राध्यक्ष हैं, और भारत में जब महामहिम, और इसके ऊपर मैंने एक अलग पूरा का पूरा एक अपना अंक भी किया है इसी चैनल के ऊपर, कि क्या भारत के महामहिम अपने जो कर्तव्य है उनका निर्वहन कर रहे हैं, क्या उनका नाम इतिहास में सिर्फ एक राजा के नाम पर अंकित हो जाएगा और उनके आगे कोई कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं होगा। कुछ नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन साहब हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, प्रणब दा भी रहे हैं, कुछ और भी रहे हैं जो मुखरता से अपने जो वक्तव्य हैं उनको जनता के सामने लेकर आते रहे हैं। लेकिन बहुत सारे राष्ट्रपति ऐसे आए हैं जिनके शायद लोगों को कभी नाम भी याद नहीं रहेंगे, और उसमें रामनाथ कोविंद भी एक हैं, और द्रौपदी मुर्मू भी करीब करीब अब उसी श्रेणी में जा रही हैं। फिलहाल अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जहां पर उनके कोई भी वक्तव्य सामने नहीं आते हैं, एक साइलेंट किस्म के राष्ट्रपति हैं। शायद वहां आना है, 5 साल रहना है और चले जाना है, और कोई काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मोदी भारत के नए राष्ट्राध्यक्ष हैं। पार्लियामेंट का उद्घाटन वो करेंगे, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं, किसका कलर स्कीम क्या होगा, अंदर कौन से रंग की आपकी बेंचेस होंगी। इसके अलावा कांग्रेस का बढ़ता कद या उसका बढ़ता हुआ आक्रमण भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रहा है, उसके अंदर बौखलाहट और घबराहट पैदा कर रहा है। मुद्दे बहुत सारे हैं स्टेट ऑफ नेशन के अंदर। तो स्टेट ऑफ नेशन के इस पर्टिकुलर कड़ी के अंदर आज जो विद्वान हमारे साथ हैं वो है डॉक्टर अनिल जय हिंद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद आपको। धन्यवाद धन्यवाद दिनेश जी। जैसे कि हमारे दर्शक वाकिफ हैं कि अनिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, और लोग उनके जो बेबाकी से व्यक्त किए जो वक्तव्य हैं या स्टेटमेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। अनिल जी, पूरा परिप्रेक्ष्य, सबसे पहले एक ओवरऑल एक टिप्पणी लेना चाहूंगा स्टेट ऑफ नेशन के ऊपर आपसे। देखिए, स्टेट ऑफ नेशन तो अभी क्या है कि सबका फोकस कल के कार्यक्रम के ऊपर है जी, और कल जो कार्यक्रम है और जो राजदंड, जो शिलोंग जिसको बोलते हैं, सेंगोल, वो सिंगोल, तो वो सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, हमारा जब देश आजाद हुआ तो बहुत सोच समझ के कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई राजा था, डेमोक्रेटिक हमारा देश होना था। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक राजदंड एक राजा ने या किसी बड़े ने राजा को सौंप दिया कि चलिए आपका राज्याभिषेक हो गया।
तो राज्याभिषेक वाली बात कोई थी ही नहीं, क्योंकि राजतंत्र तो नहीं, लोकतंत्र था। तमिलनाडु से कुछ पुजारी आए, उन्होंने एक कोई विशेष पूजा करके उसका प्रसाद और एक वहीं का बना हुआ ये जो राजदंड, राजदंड, राजदंड सेंगोल, सेंगोल जो है वो दिया। जैसा कि अगर आप द हिंदू में जो खबर छपी उस समय 14 अगस्त को या 15 अगस्त के दिन 1947 में, उसकी क्लिपिंग हिंदू ने दोबारा रिपीट की है। तो रात के 11 बजे 14 अगस्त को नेहरू जी को वो दिया गया, उसका शिव जी की पूजा करके उसका प्रसाद और ये सेंगोल। और ऐसा ही मदुरई के किसी मंदिर में भी कोई चित्र लगा हुआ है जिसमें कोई माता जिसको बोलते हैं हम नॉर्थ में, तो ऐसी कोई देवी वो वहां के राजा को वो दे रही है एक शक्ति के प्रतीक के रूप में। तो देखिए वो समय था जब राजतंत्र होता था, राजशाही होती थी। समय बदल गया, अंग्रेजों से हमें इसीलिए लड़ाई लड़ी कि लोकतंत्र स्थापित करें। और लोकतंत्र में जो ट्रांसफर ऑफ पावर का जो सबसे बड़ा जो सिग्निफिकेंस है, वो रात के 12 बजे जो यूनियन जैक का झंडा जो है वो नीचे आ रहा है और तिरंगा ऊपर जा रहा है अशोक चक्र वाला। तो वो रियल ट्रांसफर ऑफ पावर वो था। तो किसी राजदंड के द्वारा ना दिया गया ना होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नेहरू जी बहुत ज्यादा इन चीजों में, इस तरह की आडंबरों में वो विश्वास भी नहीं करते थे। वो आधुनिक युग के प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे और सेकुलर थे टू द कोर। तो उन्होंने किसी ने दिया तो उन्होंने स्वीकार करके उसको किसी म्यूजियम में भेज दिया कि जिसको रखिए संभाल। वैसे उस समय की मैं बताऊं अनिल जी की बहुत सारे धर्मों के लोगों ने नए भारत के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की थी। सिर्फ ये सेंगोल के वो जो तमिलनाडु के जो पंडित थे सिर्फ उनकी बात नहीं थी, पूरे भारत में अलग अलग जगह पर प्रार्थनाएं हुई थी, अलग अलग वर्गों के द्वारा, अलग अलग जो हमारे धार्मिक वर्ग हैं उनके द्वारा भी हुई थी। सबने अपनी अपनी प्रेयर्स की थी और वो प्रेयर्स सभी किसी इतिहास में अंकित नहीं है लेकिन हुई है, और वो सैकड़ों में नहीं हजारों में है जहां नए भारत के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की गई हैं। गुरुद्वारों में की गई हैं, गिरजाघरों में की गई हैं, मस्जिदों में की गई हैं, मंदिरों में की गई हैं। इसके अलावा बाकी और जो धर्मस्थल हो सकते हैं जूस के या पारसियों के, वहां भी प्रार्थना की गई है। तो एक मास जिसे कहते हैं प्रेयर्स हुई हैं, हम कई दिनों तक होती रही हैं नए भारत के लिए। अनिल जी। हाँ, मेरे को देखिए, मेरा परिवार आर्य समाज विचारों का है, तो एक आर्य समाजी हमारे भाई लगते हैं वैसे, वो बता रहे थे कि आर्य समाज का भी कोई हवन हुआ था 14 अगस्त को शाम को कि भाई भारत की आजादी होने जा रही है, और उसमें फिर 15 अगस्त की सुबह भी हुआ था कोई। तो मतलब जो जिसकी जैसी आस्था थी उसने इसको कि भाई ये शुभ हो उसके लिए प्रार्थना की। जिस भगवान में भी उसका आस्था थी उस भगवान से प्रार्थना की कि हमारा देश आजाद हो रहा है और इसका उज्जवल भविष्य हो। तो वन ऑफ दैट, सैकड़ों हजारों प्रार्थनाओं में शायद लाखों भी हुई हो प्रार्थनाएं इस तरह की, उनमें से एक ये भी थी। लेकिन उसको अब इतना बड़ा मुद्दा बता दिया है कि जैसे वही उसी से शक्ति सारी आनी थी और उसका प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए भारत में इतनी शक्ति नहीं आई जितना शक्तिशाली भारत को होना था। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने भी कहा कि वो सिर्फ एक धर्म का प्रतीक है, उसमें वो शिव जी से संबंधित है राजदंड, तो उसी तरह के उसके ऊपर जो भी आकृति बनी है वो एक धर्म की, और उसमें भी जो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी कोई वैष्णव रहे, कुछ शैवाइट रहे, तो वो शिव जी की पूजा का था। और जो अशोक चक्र जो अपनाया गया, वो सबसे बड़ा जो भारत के इतिहास का सम्राट था अशोक, उसका अशोक चक्र अपनाया गया देश में। और जो 3 मूर्ति जो शेरों की है, हम सब देखते हैं नोटों के ऊपर भी होती है, वो अपनाई गई। तो अब आप देखिए कि अगर ये प्रतीकों का आदान प्रदान हो रहा है, एक नए प्रतीक को लाया जा रहा है और एक राजदंड को लाया जा रहा है, तो जैसे आपने शुरू में कहा भी कि ये राष्ट्राध्यक्ष बनते जा रहे हैं मोदी जी, तो क्या ये उसी तरफ इशारा नहीं करता? फिर राजदंड तो राजा ही लेते हैं, कोई लोकतांत्रिक नहीं लेते। और लोकतंत्र में क्या है दिनेश जी, सामूहिकता में विश्वास किया जाता है। राजा में एक व्यक्ति होता है, उसी के हाथ में सारी पावर होती है, वही निर्णय करता है। लोकतंत्र में जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है, और ऐसा माना भी जाता है। इवन जहां कभी तानाशाही भी हो जाती है तो अक्सर एक ये कहा जाता है कि द पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीपल इन पावर।
तो उसमें सामूहिकता पे जोर दिया जाता है। जो निर्णय, जितने सामूहिक निर्णय होंगे, कलेक्टिव विजडम इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल विजडम। तो एक व्यक्ति की बुद्धि, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान हो, और जो सामूहिक बुद्धि के मुकाबले में कमजोर होती है, ये एक नियम है डेमोक्रेसी का, सिद्धांत है, और ये सही सिद्धांत है। इसीलिए सारे विश्व में डेमोक्रेसी लाई गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी कलेक्टिव विजडम के सामने में जीरो है, ये माना जाता है। जी। तो जैसा आपने कहा कि सारे निर्णय, लोकतांत्रिक हमारा देश है, संविधान में लोकतंत्र है, और सारे निर्णय मोदी जी लेते हैं। शायद ऐसा भी सुनने में आता है, कई बार हम सुनते रहते हैं अक्सर बहसों में, कि मोदी जी अपने मंत्रियों की भी ज्यादा परवाह नहीं करते, जबकि जो डिसीजंस होते हैं वो ऐसा माना जाता है कि ये कैबिनेट का डिसीजन है, किसी प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन नहीं है। जो भी सरकारें फैसला लेती हैं, दैट इज कॉल्ड कि कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कैबिनेट ने सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया। तो ये सामूहिकता से जितना हम दूर जाते हैं, उतना हम लोकतंत्र से दूर जाते हैं और तानाशाही की ओर जाते हैं। जी दिनेश जी। मैं आता हूं यहाँ पर जब परंपराओं की बात होती है, तो जब हम 1940